नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। आवाम के मसाइल भी हैं और हुकूमत के मसाइल भी हैं। आवाम के मसाइल से हम प्रोग्राम में शुरू में आपको आगाह कर देते हैं कि मुल्क भर में आटे की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफ़ा हुआ है और कुछ रिकॉर्ड आपको बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप शहरों के नाम देखें जहाँ से हमने तफसीलात लिए हैं तो कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, खुजदार, लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला, भावलपुर, सियालकोट, फैसलाबाद, पेशावर, पिंडी, हैदराबाद, बन्नू, सखर, लाड़काना, मुल्तान और दर्जनों और शहर हैं जिनके अंदर आपको आटे की कीमतों में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। जब मैं मिल ओनर से बात करता हूँ तो वो कहते हैं जी कि हमारे बस का रोग नहीं है, जो आने वाला बहरान है उसका आपको आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा। हमारे पास आटा है ही नहीं, गंदम हमारे पास है ही नहीं जिससे हम आटा बनाएं। और वो गंदम क्यों नहीं है, इसके ऊपर हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। 2 हिस्सों में ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। हमारे पास बदरुद्दीन काकड़ होंगे जो चेयरमैन है सेंट्रल फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पाकिस्तान। हुकूमत के मसाइल पर आ जाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बज़ाहिर तो आपको बड़ी तगड़ी नज़र आती है, खारजा महाज के ऊपर, दिफाई महाज के ऊपर, अभी बजट भी उन्होंने पास करवा लिया, तो अमूमी तौर पर आपको रेटिंग्स इनकी ठीक नज़र आती है। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो चैटर हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, उसके अंदर लगता ही है कि हुकूमत के कुछ बुरे दिन भी आए हुए हैं। जो कुछ हालिया स्कैंडल्स सामने आए, एक बड़ा घिनौना किस्म का मुकदमा, इसके अंदर हुकूमत के आला हुकाम को घसीटने की कोशिश की गई, इसके अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को घसीटने की कोशिश की गई। फिर जो इत्तेहादी हैं वो कह रहे हैं जी कि हमने अपोजिशन की सीटों के ऊपर चले जाना अगर आपने हमारे मुतालबात न माने। गुड गवर्नेंस के इशूज़ भी हैं जिनमें से चंद एक को हाईलाइट किया है आज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने। उसका ताल्लुक बराह रास्त आपको हुकूमत से नहीं बनता हुआ नज़र आता, लेकिन डोमेन इन्हीं का है। इन तमाम मामलात से बात का आगाज़ कर लेते हैं। सेंट्रल राना सनाउल्लाह खान साहब वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर, सियासी अवामी अमूर, नून लीग के सेंट्रल रहनुमा हमारे पास मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया जी। उनका तो रोल या कम से कम उनकी बयानिए तो हुकूमतें तब्दील करवाने के वक्त भी हमने सुने, तो अमूमन ऐसी बातें उसी वक्त होती हैं जब हुकूमतों में तब्दीली होने वाली हो, कोई ओहदे तब्दील होने वाले हों। ये भी चैटर हम बराबर में सुन रहे हैं। तो आप जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो रोज़ रात को सोने से पहले हमें ख़त्म करके सोते हैं, उसके बाद जब सुबह उठते हैं तो फिर हम मौजूद होते हैं। तो आपके ख्याल में जो वो बातें कर रहे हैं उनके पीछे कोई एब्सोल्युटली ये उनके यानी ख्यालात हैं, उनके अपने अंदर का जो है वो उबाल है, अनाद है और ये एक कल्ट मेंटालिटी है। और ये भी है कि वो लोग तो हर वक्त इस तलाश में रहते हैं कि कोई ना कोई जिसके भी वो, यानी ऐसे लोगों को आप ये नहीं कह सकते कि ये लोग को फेयर तबसरा करने वाले हैं, को फेयर बात करने वाले हैं। ये बात तो कभी उनको नसीब हो ही नहीं सकती। वो जिस तरफ लगे हुए हैं उस तरफ वो यही कुछ करते रहेंगे, और जिस तरफ उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आती उस तरफ उनको कभी नज़र नहीं आई। तो वो कामयाब नहीं होंगे और आपकी हुकूमत जो है वो तगड़ी खड़ी है। सवाल ही पैदा नहीं, ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। लेकिन आपकी हुकूमत तगड़ी खड़ी है, कोई चैलेंजेस नहीं है? इसमें कोई शक है? कोई शक नहीं। हुकूमत के तगड़े खड़े होने में कोई, आप मुझे बताया ना कहाँ पे शुबा है आपको? वैसे अमूमी हालात कोई ठीक नहीं है अगर आप देखें। नहीं, अमूमी हालात से क्या मुराद है? अमूमी हालात से मुराद ये है राना साहब, मैंने आटे से शुरू किया, लोगों के मसाइल का मैं जिक्र करता हूँ, इकॉनमी के मसाइल मौजूद हैं। आज जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं उन्होंने बयान दिया है गुड गवर्नेंस के हवाले से। हुकूमत की बात नहीं करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको मजबूत इंतजामी ढांचा चाहिए, लोगों की फलाह के लिए गवर्नेंस आपने करनी है। वो आर्मी चीफ ने तो नहीं करनी। नहीं, इकॉनमी जो है वो बेहतर हुई है और बेहतर होनी चाहिए। गवर्नेंस जो है वो बेहतर हुई है पंजाब में ख़ास तौर पे, लेकिन और बेहतर होनी चाहिए। यानी ये तो वो चीज़ें हैं कि इनमें आप जितना भी आप आगे बढ़ जाएं, जितनी भी आप यानी एक्सीलेंस हासिल कर लें, उसके बाद भी आगे बढ़ने की गुंजाइश रहती है। तो आपने एक्सीलेंस हासिल कर ली, अब आगे बढ़ने की गुंजाइश? हमने अगर आप इकॉनमी की बात करें तो इकॉनमी में हमने एक जो स्टेबिलिटी है उसको तो हमने अचीव किया है। अब ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बाकी फ़ॉरेन डिप्लोमेसी के लिहाज से इस पाकिस्तान की इज़्ज़त, इस पाकिस्तान की एहतराम, इस पाकिस्तान का दुनिया में मकाम के हवाले से मेरा ख्याल है कि अगर उसको भी अगर आप एक्सीलेंस अभी भी ना माने तो फिर वो एक्सीलेंस कब आएगी? लेकिन वो फिर आपके खाते में तो नहीं लिखा जाता ना, आपके खाते में 2 नंबर होते हैं, 8 नंबर जो है वो फिर नहीं सुन ले जिनके खाते में उनके खाते में। मामला ये है कि चले आप जिसके खाते में लिखते हैं ना, वो भी जो है वो हम नहीं लिखते, आप आपके नहीं, मामला ये है कि कुछ लोग जो है ना
कि उनको वैसे ही अगर वो PMLN की लीडरशिप या मियाँ शहबाज शरीफ का नाम आ जाए उनको दंदल पड़ जाती है, वो नाम ले ही नहीं सकते। लेकिन वो जिसका नाम लेते हैं वो किसका नाम लेता है, ये बताएं ना। आज तक मुझे बताएं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर किसका नाम लेता है? जब भी सैयद आसिम मुनीर साहब ने इस चीज़ का कोई क्रेडिट दिया है तो उसने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को दिया है, उनकी लीडरशिप को दिया है, और हमेशा ये कहा है कि हमने आपकी क़यादत में जो है ये कामयाबी हासिल की हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ ने जब भी बात की है उन्होंने कभी अपनी ज़ात की बात नहीं की, उन्होंने जो है वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बात ये की तो है। वो भाई इनाम सामने पड़ा है, ट्रॉफी सामने पड़ी है, तो ये तो फिर किसी ने कोई दरार नहीं है निज़ाम के अंदर। जो आपकी हुकूमत की जाने की बातें करते हैं वो खाम ख्याली है, और बाकी जो लोग इस केस को घसीट रहे हैं खाम खा वो बुग़्ज़ में मुब्तला हैं। जी बिल्कुल। ये इसके अलावा इसकी जो है ना यानी आसान तरीन अल्फाज में जो मेरे पास हैं यही बात बनती है। अगर मैं इसकी पूरी तशरीह करूँ ना अपने अल्फाज में तो फिर वो अल्फाज ज़रा ज़्यादा सख्त हो जाएंगे, लाइव प्रोग्राम में शायद मुनासिब नहीं हो। ज़रा इसको वापस आए, लेकिन आपकी मुसलसल सियासी चैलेंजेस तो हैं। अब हम हुकूमत गिरने या जाने की बात नहीं करते, ये MKM के मामला आपके ख्याल में तय हो जाएंगे? अब तो आपको उभरता हुआ मामला नज़र आ रहा है, उसके बाद नहीं तो अगर वो तय हो भी जाएंगे तो और मसले पैदा हो जाएंगे। वो भाई ये जो डेमोक्रेटिक अपना गवर्नमेंट्स होती हैं उनमें ये चीज़ें लोगों का इख्तलाफ राय, ये छोटा मोटा शोर शराबा ये तो पड़ता रहता है हर दूसरे हफ्ते। तो ये होता रहता है, ये होता रहना चाहिए। हुकूमत छोड़ने की बात करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं पीपल्स पार्टी की, दोबारा बात करूँ आपसे कभी खुश नहीं होते। AJK के मामला आपके सामने हैं, कराची के अंदर अब वो मजहबी जमातें जिनमें से कालादम है उसने जियो के मामले के ऊपर एक बहुत बड़ा जलसा किया। मतलब आपको ना ये, और फिर ऊपर से दहशतगर्दी के मामलात हैं, ये आपको चीजें ना इकट्ठी, तो इस वक्त शायद चूंकि आप ताकत में ना आपको ये नजर नहीं आया। हमें सब नजर आ रहा है। ये आपने जिस कलदम जमात की बात की है जिन्होंने जियो के खिलाफ जो मुजाहरा किया है, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी तशवीशनाक बात है। नाम उन्होंने अपना इस्तेमाल किया, किसी और जमात का इस्तेमाल किया, जिसका भी किया, लेकिन थे इसी तरह से आज से यानी वो 10 साल जो हमने पंजाब में मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो ये लॉ का और होम का चार्ज मेरे पास था। इसी तरह से ये लोग शुरू होते हैं, इसी तरह से इनको साइड इश्यूज़ के ऊपर पहले जो है ना वो ये मुजाहरे शुरू करते हैं और उसके बाद ऐसा ऐसा करते 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 जो है ना वो फिर आगे बढ़ते हैं। ये मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का जो है वो पूरा नोटिस सिंध गवर्नमेंट ने लिया होगा। इसका नोटिस बाकी शहरों में भी हुआ है, सिर्फ कराची में, बाकी शहरों में जो है वो नोटिस जहाँ जहाँ भी हुआ है इसका जो है वो लिया जाना चाहिए। देखिए बाकी बात ये है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने मंशूर, अपने उनके प्रोग्राम और आपस में कंपटीशन होता है, तो इसलिए ये कोई रेजिमेंटल डिसिप्लिन नहीं होता कौमी असम्बली में या पार्लियामेंट में या विद इन पॉलिटिकल पार्टीज। ये छोटी मोटी जो है वो चलती रहती है, लेकिन और ये चलती भी रहनी चाहिए, यही ज़िंदगी की निशानी है। ये ज़िंदगी की निशानी है, और भी अच्छी निशानी है अगर वो भी आए तो हमारी तरफ। वापस ज़रा आए, दहशतगर्दी का मामला अब वाक़तन बहुत संजीदा हो गया। अब उसके अंदर आपको बैरूनी साजिश के साथ नए इंस्ट्रूमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हो गया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी हुकूमत की जो असेसमेंट्स हैं सिविलियन साइड से अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या है? ये इंडिया तो है पीछे, लेकिन कोई बड़ा डिज़ाइन है जो पाकिस्तान को अगले 6 महीने के अंदर किसी और वबाल में मुब्तला करने के लिए है, या ये ऑन गोइंग एफर्ट है जिसकी हम एक और शक्ल देख रहे हैं? नहीं, देखिए इसमें इंडिया का हाथ है और वो इस दहशतगर्दी और इन दहशतगर्दों के पीछे है। उनको फंड्स अवेलेबल हैं, ट्रेनिंग है, बाकी सारा कुछ है। अब इसमें अगर आप ये कहें कि जब तक अफ़गानिस्तान में लोगों को रहने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, बाकी सारे मामलात की जो है वो सहूलत हासिल रहेगी, उस वक्त तक आप इसको ज़ीरो पे ले जाएंगे, ये तो शायद मुमकिन नहीं है। ज़ीरो पे तो ये उसी वक्त जाएगा जब इंडिया भी इस मामले से बाज आएगा और अफ़गानिस्तान भी इस चीज़ को रियलाइज़ करेगा कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है और हमें इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन उस वक्त तक
जब तक कि वो ये सारा कुछ करते रहें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो पाकिस्तान को पूरे हौसले के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, और मैं समझता हूँ कि हमें इस किस्म के तबसरे और इस किस्म के एनालिसिस जो है वो नहीं करने चाहिए। किस किस्म के? ये पे जी वो उन्होंने ये कर दिया, अब उनको पता नहीं कौन सा डिज़ाइन बनाएंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। ये तो नहीं, सुन ले ना, सुन ले बात। सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे ने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में खुद बताया है इंडिया के हवाले से कि बहुत बड़ा प्लान उन्होंने मुरतब किया हुआ है। तो बस ठीक है, उन्होंने प्लान मुरतब किया हुआ है, उसका काउंटर प्लान हम मुरतब कर रहे हैं, हमने किया है, हमें करना चाहिए। और उसके मुताबिक जो अफ़गानिस्तान को ये मैसेज दिया गया है बड़ा दो टोक अंदाज में कि आप अपनी सरज़मीन को हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने से रोकें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर हम मजबूर हैं कि हम जो है वो जो भी कंट्रोल लाइन है उसके क्रॉस आके तो फिर आपका जो है ना वो बंदोबस्त करें। वो साथ साथ हो भी रहा है और यही इसका हल है, इसके अलावा इसका और कोई हल नहीं है। इंडिया अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के तालिबान के पीछे है। इंडिया के हवाले से हमने देखा कि हमारी यहाँ से जवाब जो है पहले भी सख्ती जाता था, लेकिन अब ज़रा आवाज़ मज़ीद बुलंद हुई है। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बार बार बयानात देख रहे हैं, लेकिन बराबर में राना साहब ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी का भी चल रहा है कि लोग जाते हैं और फिर 3 मुलाकातें तो हो चुकी हैं, 1-2 आपके पार्टी के लोग भी थे, एक मुलाकात में तो थे जिसके बारे में मुझे पता है। तो ये कोई ऑफिशियल सैंक्शन से हो रहा है आपके ख्याल में? आज खुद तो नहीं होता, वो तो हमें पता है ना, ऐसी बातें खुद तो नहीं होती। वो फिर ऑफिशियल सैंक्शन तो आप उसी वक्त कह सकते हैं ना जब ऑन रिकॉर्ड हो या ऑन दी पेपर। लेकिन आपकी पार्टी के अंदर कोई बातचीत है कि ठीक है सियासी जमातों को? पर ये चीज़ें जो है ना ये मैं कोई आज की बात नहीं कर रहा, ये हर वक्त ही इसे आप वो क्या इसको बैक डिप्लोमेसी, जी बैकडोर डिप्लोमेसी है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ये चलती रहती है, अभी भी चल रही है, यकीनन कभी भी रुकी नहीं है, कभी भी रुकी नहीं है, बावजूद इसके कि हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से तो और इस बाज़ औक़ात इसके अच्छे नताइज भी निकलते हैं, नताइज भी निकलते हैं। और मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़माने में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसी ट्रैक 2 कहें या ऐसे बैकडोर डिप्लोमेसी कहें, इससे ऐसे हालात उन्होंने पैदा कर लिए थे कि अगर उनको उस वक्त ना रोका जाता और उनके ख़िलाफ़ जो है वो नारे और वो यानी वो जो कुछ भी उस वक्त हुआ, अब उसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, अगर वो ना किया जाता तो शायद ये ख़ित्ता जो है ये दायमी अमन से हमकिनार हो जाता। वो तो उन पर इल्ज़ाम लगता है कि आप तो मोदी के साथ दोस्तियाँ बना रहे थे। यही बात है, ये कितनी बदकिस्मती है कि बाद में आप जिसके साथ हाथ मिलाने के लिए तरसते हैं उनको घरायों को आप जो है वो गालियाँ देते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो आप जो है वो एजिटेशन करते हैं, जिनको आप उस बाद में आप कहते हैं कि वो बड़ी परेशानी है, मोदी फ़ोन नहीं सुन रहा, मोदी जो है वो कल से खामोश है, अब पता नहीं वो क्या कर देगा, वो कोई मिसाइल का हमला ना हो जाए हमारे ऊपर। तो जब वो घर आता है तो फिर आप उसको गालियाँ देते हैं, आप उसको कहते हैं कि जी इसका जो यार है वो भी गद्दार है और ये भी गद्दार है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनसे सबक सीखा जाना चाहिए, लेकिन वक्त हमने ज़ाया किया है, वक्त ज़ाया किया। उस वक्त ये हो जाता और ये ख़ित्ता अमन से हमकिनार हो जाता तो ये ना हमें IMF के और ना ये जिन मामला में हम इस वक्त उलझे हुए हैं ये शायद जो है ये सारे दूर हो चुके होते और पाकिस्तान आज वो G20 के अंदर एक मुल्क होता। तो अब इसकी गुंजाइश कम हो गई है आपके ख्याल में? ना होने के बराबर है? इन मारूजी हालात के पेश नज़र जंग हुई, उनकी तरफ से जो हरकत व सकनात हो रही हैं, पाकिस्तान के घेरा डालने को, इसको आप किस तरह से वैल्यू करेंगे कि मार्का हक के बाद हिंदुस्तान को जो हज़ीमत उठानी पड़ी है वो अब उसे बोले नहीं बोलती, लेकिन वो कामयाबी भी ज़रूरी थी। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो जाहिर है जब जंग इम्पोज कर दी जाती है वो होना भी जो है वो ज़रूरी था, लेकिन अब मार्का हक के बाद अब वो कन्वेंशनल वार आपसे नहीं करेगा, न्यूक्लियर वार का वैसे कोई जवाब ही नहीं बनता, अब वो यही करेगा और वो ये कर रहा है। और इसके लिए वो आज़ाद कश्मीर की तरफ भी उसने अपना पूरा जो है वो फंड्स का और पूरी उसकी कोशिश जारी है, बलूचिस्तान में भी जो है वो जारी है और KPK में भी। तो इसका जो मैं समझता हूँ कि हमें
मुल्क के अंदर जो जिस तरह से आपने बात की है कि हमें अपनी गवर्नेंस को भी बेहतर करना चाहिए, अपने इंटरनल इश्यूज़ को भी बेहतर करना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी तहैया करना चाहिए कि ये मुकाबला हमने करना है। ये जब तक इंडिया है या जब तक इंडिया दोबारा इस बात से पीछे हट के जो है वो एक जो है वो कंप्रोमाइज़ और सुलह के तरफ नहीं आता, तो उस वक्त तक हमें इसको फेस करना है। बिल्कुल, आखिर में 1 मिनट में एजेके के हालात काबू में हैं? इलेक्शन की फोरकास्ट क्या है? के हालात बिल्कुल कंट्रोल में हैं, वक्त पे हो रहे हैं इलेक्शन और वक्त पे इंशाल्लाह ताला जो आपकी जमात जीत रही है वहाँ पे? देखिए, मैं ये बात यहाँ पे इसलिए नहीं कहूँगा कि ये चीज़ जो है वो फिर दूसरों के लिए थोड़ा जो है वो एतराज़ का बायस बनती है। देखें, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं जीतने की, बाकी भी सारे कर रहे हैं। इलेक्शन फ्री होंगे, फेयर होंगे, क्रेडिबल होंगे, जो जीतेगा उसको गवर्नमेंट दे, यही हल है। और जो सड़क के ऊपर लोग बैठे उनका क्या होगा? सड़क के ऊपर वो बड़ी महदूद, दंगा फसाद ना हो जाए ना, बड़ी महदूद तादाद में और एक ही ज़िले में बैठे हैं, और उनको वहीं तक अगर महदूद रखा जाए तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के जो बाकी 10 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रावला कोर्ट में ना हो और बाकी 10 अजला के अंदर हो। रावला कोर्ट में भी इलेक्शन में लोगों ने कागजात जिस बड़ी तादाद में जमा करवाए हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो इलेक्शन वहाँ पे भी होंगे। और ये लोग जो है ये बहरहाल इस बारे में मैं अभी कोई हतमी बात नहीं कर सकता, लेकिन इनको ये अपना एहतजाज कॉल ऑफ करना चाहिए। नहीं, बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं रहे। तो इलेक्शन से मेरा पहले ख्याल है कि इस बारे में भी कोई बात कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। कोई टाइम फ्रेम इसका नहीं? टाइम फ्रेम तो यही है, इलेक्शन से पहले, अगले हफ्ते 10 दिन में होना चाहिए। अगले हफ्ते 10 दिन। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। प्रोग्राम हमारा जारी है। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। आटा महंगा हुआ चला जा रहा है। मैंने आपको शहरों के नाम इब्तदाई में दिए थे, मैं कीमतें आपको बता देता हूँ। ये कीमतें आज की हैं, हो सकता है कल इससे भी ज़्यादा महंगा हो। 20 किलो आटे का थैला अमूमी तौर पर थैला जो है वो 2900 रुपये का हो गया है। कराची में भी 2900 का है, इस्लामाबाद कोयटा खुशदार में 2800 का है, लाहौर में 2250, 2240, गुजरांवाला बहालपुर में 2400, सियालकोट में 2300, पेशावर में इससे महंगे हैं, पिंडी में इससे महंगे हैं 2740, लड़काना में 2500, मुल्तान में 2420, बन्नू में 2700 और 2560 सक्खर में। बताने का मकसद ये है, एक मुल्क है, उसके अंदर एक ही किस्म की गंदम होती है, एक ही किस्म का निज़ाम मौजूद है, और कीमतों के अंदर वेरिएशन देखें, और तमाम कीमतें जो हैं ये पिछले हफ्ते की कीमतों से ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि तफावत से आपको पता चले कि कीमतें कम हो रही हैं, ये कीमतें ज़्यादा उन शहरों के हवाले से। बड़ा बहरान है, रोटी का मामला है। बदरुद्दीन काकड़ साहब, ये बताइएगा कि ये कीमतें आटे की क्यों बढ़ रही हैं? तलत साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपके प्रोग्राम में मदद करने का। इसको एक इन शॉर्ट समझाने के लिए आपके देखने वाले सुनने वाले जो हैं, इसमें हमारे मुल्क का जो इन शेप ऑफ वीट जो फूड सिक्योरिटी है, क्योंकि यहाँ पर स्टेपल फूड गंदम ही है, गंदम का वो आटा है, इसका 75% शेयर जो है पंजाब के पास है, जो गंदम की पैदावार है। और पंजाब की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के वित्त सेक्रेटरी ने खुद ये क्लेम किया है कि हमारे पास 22 लाख मैट्रिक टन गंदम हुई है, जो 22 करोड़ बोरियां बनती है 100 kg की। अगर ये सच है तो गुज़िश्ता अगस्त से लेकर आज तक पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तो वीट पेशेंट है, वो दूसरों पे रिलाई करते हैं। बलूचिस्तान कुछ 4-5 महीने उनकी अपनी गंदम होती है जो उसके नेरी इलाके है, उसके बाद वो भी दूसरे सूबों की तरफ देखते हैं। लेकिन गुज़िश्ता अगस्त से ये पाबंदियाँ लगी हुई हैं। यही वो मेन वजह है कि मुल्क के अंदर आपको मसावी रेट्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आइन के आर्टिकल 151 का तकाजा यही है कि पूरे मुल्क के अंदर फ्री ट्रेड हो। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने इसको मॉनिटरिंग के नाम से चेक पोस्टें बनाई हुई हैं, जिस पे गुज़िश्ता अगस्त से लेकर आज तक वहाँ के जो खैबर पख्तूनख्वा के फ्लोर मिल्स हैं, वहाँ गंदम उनका रॉ मटेरियल है, उन मिल्स को उनको मुयसर नहीं है, थ्रू प्रॉपर चैनल फ्री मूवमेंट के साथ मुयसर नहीं है। रिश्वत के ज़रिए पैसे दे करके उसका कॉस्ट भी आम आवाम पे कर रही है। तो ये वो बुनियादी वजह है कि पूरे मुल्क के अंदर जो आपको डिप्रिशिएट रेट्स नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह भी यही है।
काकर साहब, आप चूँकि सेंट्रल फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चेयरमैन हैं आप उसके, जी। आप पंजाब के हालात से भी बखूबी वाकिफ़ हैं। जब मैं पंजाब के मिल ओनर से बात करता हूँ, वो केपी के मिल ओनर्स की तरह और बलूचिस्तान के मिल ओनर्स की तरह, वो भी हमें ये कहते हैं कि हमारे पास आटा नहीं है, हमारे पास इतना आटा नहीं है कि हम 2 दिन मिल को चला पाएँ। और वो बार बार इस बात पर इसरार करते हैं कि ये नहीं है कि आटे की कमी है, गंदम मौजूद है, लेकिन हमारे पास गंदम मौजूद नहीं है और हम उसको आटे में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो जिस सूबे के अंदर गंदम मौजूद है, वहाँ की फ्लोर मिल्स की हालत वैसी क्यों है जिस तरह के बताते हैं? इसकी बुनियादी वजह यह है कि तलत साहब, हम बहुत सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जब से ये मौजूदा गवर्नमेंट आई, इससे पहले केयर टेकर गवर्नमेंट भी इसे बशमूल, जो 3 साल गुजरे, इसमें ग्रोअर को बुरी तरीके से मार पीटी, उसको उसके फसल का सही कीमत नहीं मिला। जिस रेट में उसका पर मन तैयार होता था, उससे कम पे पंजाब गवर्नमेंट ने भी कोशिश की कि उससे कम पे उसको पेमेंट मिले। पिछले साल भी अगर वीट बोर्ड में कहा जाता था कि पी मन का खर्चा 3200 से 3300 आता है, इन्होंने 2800 रुपये पे उनको रखा कि आपसे ज़्यादा नहीं। उससे पहले केयर टेकर गवर्नमेंट में हम लोगों ने इतनी गंदम मंगवाई कि हमारी अपनी जब फसल आई तो कोई ख़रीदार नहीं था। ये उन 2 सालों का जो रिज़ल्ट है इस तीसरे साल में आपके पास आया है कि मुल्क के अंदर चूँकि ये तस्लीम करने से कासिर हैं कि शायद हमारे मुल्क में गंदम की पैदावार जो है, ये जो हम बताते हैं जो आदाद शुमार उससे कम है, क्योंकि स्पार्को कहती है कि मुल्क में पिछले साल से गंदम जो है 3.6 मिलियन मेट्रिक टन जो है कम है, लेकिन ये उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। तो मसनूई तरीके से पैरापोर्स के ज़रिए मुख्तलिफ किस्से से दीवारें तोड़ करके, मिलों के गेट्स तोड़ करके, गला मंडियों के अंदर व्यापारियों को धमकियाँ दे करके और प्री मूवमेंट को पंजाब के अंदर उसको मशरूत किया गया है ख़रीदारी को परमिट के ज़रिए, ताकि पहले हमसे परमिट बनवाओगे फिर जाके आप ख़रीदारी करोगे। ग्रोअर को भी यही कहा है कि आप इससे महंगा नहीं ख़रीद सकते हो, मिल वाले को भी कहा है। तो एक मसनूई तरीके से कोशिश किया जा रहा है कि इसको मैनेज किया जाए। जबकि ये गवर्नमेंट जब आई, इन्होंने कहा कि डीरेगुलाइजेशन होगी, मार्केट फोर्सेस खुद इसका तयन करेगी ताकि उसको सही रेट जो आपको मालूम हो सके। बेस्ट है हमारे पास इंटरनेशनल बेंचमार्क जो है इम्पोर्टेड वीट है। हमें कम से कम अगर मुल्क के अंदर कोई हमें ख़तरा हो ज़ख़ीराअंदोज़ी का या खुदा न खास्ता किल्लत का, तो हम इंटरनेशनल मार्केट को बर वक्त यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि मुल्क के अंदर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा ना हो। लेकिन अब वजह यह है कि वफाक इस बार को अपने कंधों पर नहीं लेना चाहते, क्योंकि पिछले दफ़ा केयर टेकर गवर्नमेंट में जो गंदम इतनी ज़्यादा आई तो लोगों ने वफाक उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया। लेकिन अब वफाक सूबों को कहते हैं कि आप बताएं कि कितनी कमी है आपके पास सूबों में, आप बताओगे तो हम इंपोर्ट के बारे में सोचेंगे। अब अगर पंजाब गवर्नमेंट जैसा जो बड़ा सूबा है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान तो पहले से ही मालूम है कि डेफिशिएंट है, अगर पंजाब कहते हैं कि मुल्क में गंदम कम है, बाहर से मंगवाया जाए, तो ये उनका फेलियर होगा। 2 साल के जो उनके करतूत है उनका रिजल्ट अब आया हुआ है। तो उस रिजल्ट को ये तस्लीम करने से कासिर है। तो इस वजह से कोई भी इस चीज़ को सामने नहीं आ रहा है कि मुल्क में गंदम की एक्चुअल जो क्रॉप है, क्या खुदा न खासा मुल्क में कमी तो नहीं है। क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी को जो दाव पे लगी है, तो लाजमी बात इसमें हमारी पॉलिसीज़ का वजह है कि हाँ, जब हमारी फूड सिक्योरिटी जो वाफिर जिम्मेदार को सही रेट नहीं मिला, तो आज पाकिस्तान के लोग महंगा गंदम भी खा रहे हैं और हो सकता है कि हमें कीमती ज़र मुबादला खर्च करके बाहर से गंदम मंगाना पड़े। तो आप ये फरमा रहे हैं कि ग्रोअर ने इन हालात के पेश नज़र, पॉलिसीज़ के पेश नज़र गंदम नहीं उगाई, उसको कीमत सही नहीं मिली, लिहाजा गंदम की वाक़तन एक कहत है, एक डेफिशिएंसी है। लेकिन साथ साथ काकड़ साहब, जब मैं अपने रिपोर्टर से बात करता हूँ तो वो मुझे ये भी बताते हैं कि बहुत सारी जगहों पर गंदम पड़ी भी हुई है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी साथ हुई है, जिसकी वजह से छापे भी मारे जा रहे हैं। हम छापों के प्रोसेस में नहीं जाते कौन छापे मारा है, किस वजह से मारा है, वो एक अलहदा बहस है जो अहम बहस है। लेकिन अगर गंदम नहीं है तो फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी किस चीज़ की है? असल में चंद ऐसे हैं जो जिनके पास थोड़ी बहुत गुंजाइश है, वो गुज़िश्ता साल इनको आलू में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और फसल पे, क्योंकि पर एकड़ हील अगर पाकिस्तान की देखी जाए, बाकी दुनिया से हम पहले भी बहुत पीछे हैं। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप खाद के ज़रिए, खाद और दूसरे जो आप उसके अखराजात होते हैं उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। एरिया तो आपकी कल्टीवेशन एरिया उतना ही है, लेकिन वो पर एकड़ हील जो है आपकी वो कम हो गई, तो उसके जो मजमूई आदाद शुमार बहुत बड़ा पड़ जाता है। अब जो आप कह रहे हो कि लोगों के पास गंदम पड़ा हुआ है तो फिर भी ज़ख़ीरा किया जा रहा है, अब ये सब इसी सोच में है जो मतलब जिनका रॉ मटेरियल नहीं है, वो शायद इसी सोच में है कि हमें कुछ
बेहतर रेट शायद मिले, ताकि हमारा पुराना 2 साल का जो हमारा जो डेफिसिट है तो उसको हम थोड़ा सा कवर कर पाएँ। और कुछ ऐसे हैं कि नॉन स्टेक एक्टर्स भी हैं जिसका गंदम के साथ डायरेक्ट वास्ता नहीं पड़ता, जैसे फीड मिले हैं या राइस मिले हैं। चूँकि बैंक्स के उन्होंने के पास उनकी लिमिट्स हैं, तो वो सीज़न में गंदम खरीदते हैं, फिर नवंबर दिसंबर में जब राइस का फसल आता है तो उसको वापस रिलीज मार्केट में कर देते हैं, तो वापस वो राइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये भी उनका भी तकरीबन बैंक्स के साथ वो डिक्लेयर्ड है। ठीक है। तो ये इस तरह का एक माहौल है। अच्छा, बिल्कुल आखिर में अगर मैं बिल्कुल आखिर में आपसे पूछ पाऊँ, आपके ख्याल में अगले चंद हफ्तों में गंदम आटे की कीमतें ऊपर जाएंगी, ये बतदरीज बढ़ता रहेगा? आपको एक बड़ा बहरान नज़र आ रहा है कि नहीं? सर 10 तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह यह है कि हम बिल्कुल जुलाई में हैं। ये अगस्त और सितंबर के बाद इसका वाज़े पिक्चर आपके सामने आएगा, क्योंकि आज के टाइम में इस सब के जो वजह है वो पंजाब गवर्नमेंट की जो प्री मूवमेंट को इन्होंने बंद किया हुआ है। तो आपके पास एक्चुअल पिक्चर नहीं आ रहा। डिमांड और सप्लाई पूरे मुल्क में बुरी तरीके से मुतासिर है, क्योंकि 75% जिसके पास शेयर हैं गंदम के, उन्होंने पूरे मुल्क के लिए गंदम की पाबंदी लगाई हुई है। तो डिमांड और सप्लाई जब आपके पास इक्वल नहीं होगी, आप उसका बेहतर अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अलबत्ता अगर ये अंदाज़ा हम लगाते हैं शॉर्टफॉल का या ये कहते हैं कि नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें जो होंगी परफेक्ट नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया काकर साहब, आपने हमें के हालात और वाक़यात क्या हैं, रोटी का मामला है, इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। जो नुकात उठाए बड़े अहम हैं और हर जगह पर ज़ेर बहस है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।